सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत आप सभी का डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल आर्क एक्सप्लेनेशन के एक और न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अपर मून 2 डोमा वर्सेस शिनोबु, कान्हा और इनोस्को की फाइट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और हाँ, ये जो फाइट होने वाली है ये 2 पार्ट में होने वाली है। एंड अगर आपने इसके पहले के एपिसोड को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो इस वीडियो को हाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप इस सीरीज के पार्ट 1 को तुम लोगों ने देखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि सारे डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल में आखिरकार आए कैसे थे। और जब सारे इन्फिनिटी कासल में घुसते हैं तब सबसे पहला हासिरा जो कि एक अपर मून से मिलता है वो है शिनोबु। एंड जैसे ही शिनोबु गेट खुलकर दोमा के रूम के अंदर एंटर करती है एंड वह देखते है कि कई सारी लड़कियों की लाशें जमीन पर पड़ी होती हैं। एंड जोमा जो कि अपर मून 2 है वो उस कमरे में बड़ी शांति से ही बैठा हुआ था एंड वह एक एक कर सारी लड़कियों को वहाँ पर खा रहा था। एंड तभी दोमा काफी बड़ी नॉर्मल तरीके से शिनोबु को ग्रेट करता है। एंड यह देखकर शिनोबु काफी ज्यादा कंफ्यूज थी कि एक डीमन इतना ज्यादा आराम से कैसी बात कर सकता है, जबकि डीमंस का नेचर ऐसा होता ही नहीं। तभी उन लाशों के ढेर में से एक जिंदा लड़की शिनोबु से मदद की भीख मांगती है, लेकिन दोमा उसे एक ही झटके में खत्म कर देता है। लेकिन शिनोबु की स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट थी कि वह उस लड़की को बचा लेती है। और जब तक शिनोबु उस लड़की को डोमा की रेंज से दूर लेकर आए तब तक उसे पता चलता है कि उस लड़की की कई सारे टुकड़े हो चुके हैं। लेकिन वहाँ पर दोमा का मानना था कि उसने यह बिल्कुल ही सही करा, क्योंकि अब वो लड़की मर चुकी है तो उसे बिल्कुल भी दर्द फील नहीं होगा। अब उसे कोई भी सफर नहीं करना पड़ेगा और उसे किसी भी चीज से भी डरने की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पर डोमा कहता है कि जब फाइनली मैं उस लड़की को खा लूंगा तब वो मेरा ही एक पार्ट बन जाएगी और मेरे साथ वो हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। लेकिन शिनोबु यह सुनकर वहाँ पर बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी और शिनोबु वहाँ पर दोमा पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। फिर वहाँ पर दोमा शिनोबु से पूछता है कि क्या तुम्हारे साथ क्या कुछ गलत हुआ है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारी यहाँ पर पूरी कहानी सुनूंगा। एंड सीरीज के इस पॉइंट तक हम लोगों ने शिनोबु के मुंह पर सारे एक्सप्रेशन देखे हैं, खुशी, डर, कंफ्यूजन, लेकिन हमने कभी भी शिनोबु को गुस्से में नहीं देखा था, जिसका भी एक कारण है। लेकिन इस पॉइंट पर जब दोमा उससे ऐसी बात पूछता है तब हमें पहली बार शिनोबु को गुस्से में दिखाया जाता है। फिर वहाँ पर शिनोबु कहती है कि क्या तुम्हें ये हावरी याद नहीं कि कैसे तुमने मेरी बड़ी बहन को मार दिया था। और उस हावरे की वजह से दोमा को याद आता है कि हाँ, एक लड़की थी तो सही जो फ्लावर ब्रीडिंग को यूज करती थी। और दोमा को याद आता है कि कैसे उसने उसकी बड़ी बहन को मार दिया था और यह करने के बाद वो उसे खाना भी चाहता था, लेकिन सनराइज होने की वजह से वो उसे खा नहीं पाया। और इतने में ही शिनोबु दोमा की आंखों पर हमला कर देती है एंड उसकी गजब की स्पीड को देखकर दोमा भी सरप्राइज हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर डोमा यूज करता है ब्लड डीमन आर्ट लोटस आइज और इस अटैक से वो शिनोबु को पीछे हटने से मजबूर कर देता है। और उस अटैक से एटमॉस्फेयर में जितने भी एयर थी वो इतनी ज्यादा ठंडी हो जाती है कि अगर कोई नॉर्मल इंसान उसे ब्रीद करेगा तो उसकी लंग हाथों ही हाथ जम जाएंगी। फिर वहाँ पर डोमा बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा फास्ट तो हो, लेकिन तुम्हें मेरे गले पर हमला करने के बजाय तुमने मेरे आंखों पर हमला किया, जिससे एक अपर मून को तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जिस पर शिनोबु का जवाब होता है कि उसका मकसद था ही नहीं डोमा की गर्दन को काटना, वो तो बस उसकी बॉडी में पॉइजन को इंजेक्ट करना चाहती थी। और तभी डोमा की हालत वहाँ पर काफी ज्यादा खराब होने लगती है, वह वहाँ पर खून की उल्टियाँ करने लगता है। लेकिन जैसा कि उन लोगों को डर था, डोमा को इतने ज्यादा पॉइजन से वहाँ पर कुछ होता ही नहीं एंड वह कुछ ही सेकंड में डोमा उस पॉइजन से इम्यून हो जाता है। लेकिन क्योंकि यह शिनोबु का पहला ही पॉइजन था इसलिए डोमा वहाँ पर काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि अगले पॉइजन कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। मतलब कि डोमा को उसकी स्ट्रेंथ पर इतना ज्यादा भरोसा है कि वह एक हासिरा के सामने भी मजाक मस्ती कर रहा है। लेकिन शिनोबु जानती थी कि इतनी जल्दी डोमा नहीं मरेगा, इसलिए वो अगले अटैक के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि डोमा के बचपन या फिर उसके पास्ट को, जहाँ पर डोमा के जन्म के साथ ही उसकी आंखों का कलर रेनबो कलर का था और उसके बाल भी व्हाइट कलर के थे, जिस वजह से लोगों का यह मानना था कि डोमा बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। और डोमा के पेरेंट्स का भी यही मानना था और यही वह कारण था कि डोमा अपनी पेरेंट्स को काफी ज्यादा बेवकूफ समझता था। जिसके बाद डोमा के पेरेंट अपना खुद का एक नया कल्ट शुरू कर देते हैं, इटर्नल पैराडाइज कल्ट, और इसका एक सेपरेट मंदिर भी था जहाँ पर कई सारे लोग आते थे और 4-5 साल के बच्चे डोमा से अपनी लाइफ में जो हो रहे दुख दर्द के लिए सोल्यूशन मांगते थे। हालांकि डोमा में बचपन से ही कोई भी फीलिंग्स नहीं थी और उसे एडल्ट्स पर भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था, क्योंकि वह इतने बड़े हो चुके हैं लेकिन इतनी छोटी सी बात नहीं समझते कि एक छोटा सा बच्चा जिसकी आंखें कलरफुल है वह उन्हें मोच नहीं दिला सकता। और इस सबसे डोमा इतना ज्यादा
परेशान हो जाता है कि वो रो देता है, क्योंकि उसके हिसाब से देवता भगवान जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं। ये सब इंसानों के बनाए हुए कैरेक्टर्स हैं ताकि वो अपने दर्द को थोड़ा कम कर सके। लेकिन एडल्ट्स कैसे भी हो, डोमा बचपन से ही समझता था उन्हें अंधविश्वास से ही सही लेकिन खुश करना डोमा का ही काम है। फिर प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि शिनोबू डोमा पर अपने एक और पॉइजन से हमला करती है, लेकिन डोमा को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता उस पॉइजन से हील करने में, और उल्टा वो शिनोबू से पूछता है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि डोमा के ब्लड डिमन आर्ट की वजह से शिनोबू की सांस काफी ज्यादा तेज हो रही थी और उसे सांस लेने में भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। डोमा वहाँ पर कहता है कि कब तक तुम अपनी सांसों को रोक कर रखोगी, कभी न कभी तो तुम्हें सांस लेना ही पड़ेगा और मेरे ब्लड डिमन आर्ट को इनहेल करना ही होगा। शिनोबू यह चीज समझ तो गई थी कि अगर वो और भी ज्यादा सांस लेगी तो डोमा का ब्लड डिमन आर्ट उसे अधमरा कर देगा, इसलिए शिनोबू बिना टाइम वेस्ट किए इंसेक्ट ब्रीदिंग डांस ऑफ द ड्रैगन फ्लाई कंपाउंड की हेक्सागन को यूज करती है और डोमा को मल्टीपल जगह पर स्टेप कर देती है। वहाँ पर डोमा कहता है तुम तो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो, लेकिन जैसे ही वो पीछे देखता है शिनोबू की बॉडी पर एक बहुत ही बड़ा कट लग चुका था, क्योंकि शिनोबू भले ही फास्ट होगी लेकिन डोमा भी अपर मून 2 है। फिर डोमा शिनोबू का मजाक उड़ाता है कि तुम्हारी स्पीड काफी ज्यादा है, शायद तुम मेरा गला भी काट देती, लेकिन श्योर तुम्हारी हाथों में इतनी ताकत है ही नहीं कि तुम मेरे गले को काट सको। फिर जब शिनोबू का खून उसके हाथों पर गिरता है तब वो रियलाइज करती है कि उसके हाथ कितने ज्यादा छोटे हैं और वो सोचती है कि बचपन में ही उसकी हाइट बढ़ना बहुत ही जल्दी बंद हो गई थी और एक लड़की होने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ही कम बड़ी थी। फिर वो सोचती है कि अगर उसके हाथ और मसल से थोड़ी पावरफुल होती तो वो भी डिमंस का गला काट पाती जैसे कि उसकी बड़ी बहन कर पाती थी। फिर शिनोबू अपनी बड़ी बहन के साथ बिताए आखिरी पल को याद करने लगती है और वो सोचने लगती है कि वह डोमा को कभी भी हरा नहीं सकती, लेकिन तभी उसकी बड़ी बहन की स्पिरिट उसके सामने आ जाती है। वह शिनोबू से कहने लगती है कि उसके पास कोई भी टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, लेकिन शिनोबू जो कि रोने लगी थी वह कुछ भी नहीं कर रही थी उसकी इंजर्ड बॉडी की वजह से और डोमा के ब्लड डिमन आर्ट से सांस ना लेने की वजह से। इस पर कानाओ कहती है कि ये कोई कारण नहीं हुआ डोमा से हारने के लिए, भले ही शिनोबू को खुद को सेक्रीफाइस करना पड़े लेकिन डोमा को मारना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तभी डोमा शिनोबू की तरफ बढ़ने लगता है और शिनोबू को उसको छोटी बहन कानाओ की नाम याद आती है। इससे पहले डोमा कुछ बोल पाता या कर पाता शिनोबू वहाँ पर उठकर खड़ी हो जाती है और यह देखकर डोमा वहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूज था। जब शिनोबू खून की उल्टियाँ करने लगती है तब डोमा उसे मना करता है कि अपनी छोटी सी बॉडी पर ज्यादा प्रेशर मत डालो, लेकिन इससे पहले डोमा कुछ और बोल पाता शिनोबू यूज करती है इंसेक्ट ब्रीदिंग डांस ऑफ द सेंटीपेड 100 लेग बिलोज और डोमा जो कि अब तक मजाक के मूड में था वो एकदम से वहाँ पर सीरियस हो जाता है, क्योंकि शिनोबू इतनी ज्यादा फास्ट थी कि डोमा को कुछ भी दिखाई नहीं देता और सडनली शिनोबू डोमा के सामने आ जाती है। डोमा भी अपनी पूरी स्पीड से उस पर अटैक करता है, लेकिन उस अटैक से उसकी सिर्फ हैवरी ही कटी है और शिनोबू वो नीचे झुककर उस पर अपने एक अटैक को यूज करती है जिसमें वह अपने तलवार को डोमा के गले के आर पार करते हुए ऊपर सीलिंग में ले जाकर घुसा देती है। तभी शिनोबू को अपने बचपन याद आने लगता है कि वह अपने पेरेंट के साथ कितनी ज्यादा खुश थी, लेकिन फिर एक दिन सबकी ही तरह किसी डीमन ने शिनोबू के घर पर हमला कर दिया और उसके पेरेंट्स को उसने मार दिया और वह डीमन शिनोबू और उसकी बड़ी बहन को मारने ही वाला था, लेकिन टाइम पर वहाँ पर गेम में आ जाता है और उन दोनों बहनों को वहाँ पर बचा लेता है। और वही दिन था जब शिनोबू और उसकी बड़ी बहन कानाओ एक दूसरे से वादा करती है कि जैसे उनकी फैमिली और सारी खुशियाँ डिस्ट्रॉय हो गयी वो दूसरों के साथ ऐसा होने नहीं देगी और उसके बाद वो दोनों ही डीमन स्लेयर बन जाती हैं। और शिनोबू जिसने अपनी तलवार अपर मून 2 के गले में डाल रखी थी वह यह सोचती है कि एक डीमन को मारने से वह कई लोगों की जान को बचा सकती है, लेकिन एक अपर मून को मारने से वह कई हजारों की जान को बचा सकती है। जब तांजीरो शिनोबू से पूछता है कि क्या तुम गुस्से में हो, शिनोबू तांजीरो की बात का जवाब देते हुए कहती है कि वो तब से गुस्से में है जब से उसके पेरेंट्स को मार दिया गया था, जब उसकी बड़ी बहन को मार दिया गया था और जब उसके सारे स्टूडेंट को भी मार दिया गया था, वो तब से ही गुस्से में है। उसे याद आता है आहोई, शूमी, कियो और नाहो के पेरेंट्स को जैसे मार दिया गया था और कैसे डीमंस की वजह से वो अनाथ और होपलेस हो गई थी। फिर धीरे धीरे शिनोबू की तलवार डोमा के गले से स्लिप हो जाती है और वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन तभी डोमा उसे पकड़ लेता है और गले से लगा लेता है। डोमा की ग्रिप इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि शिनोबू खुद को वहाँ पर छुड़वा ही नहीं पा रही थी और डोमा शिनोबू को कांग्रेचुलेशन करता है इतनी दूर आने के लिए और शिनोबू का मजाक भी वहाँ पर वह उड़ाता है उसके कमजोर होने की वजह से। और डोमा वहाँ पर सोचता है कि यह लड़की वर्दी है मेरा खाना बनने के लिए और मेरे अंदर वह समा जाने के लिए, जिस पर शिनोबू
शिनोबू कहती है कि तुम्हें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। तभी हम लोग देखते हैं कि कानाहो जो कि दौड़ते हुए गेट खोलती है और उसकी मास्टर को अपर मून 2 की पकड़ में देखती है और कानाहो के सामने ही डोमा झटके से शिनोबू की हड्डियों को तोड़ देता है, जिससे शिनोबू की तलवार जमीन पर गिर जाती है। कानाहो अपना टाइम वेस्ट किए बिना फ्लावर ब्रीदिंग के 4th फॉर्म को यूज करती है अपने मास्टर को छुड़वाने के लिए, लेकिन डोमा उसे आराम से डॉज कर लेता है एंड वह कहता है तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है, जब कोई आराम से खाना खा रहा हो उस पर हमला नहीं करते। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वह शिनोबू की बॉडी को नहीं खा रहा होता है, वह उसे पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा था। कानाहो यहाँ पर इतने ज्यादा होपलेस थी कि वह वहाँ पर देखने के सिवाय कुछ भी नहीं कर पाती और उसे डोमा पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कुछ ही देर में डोमा शिनोबू की बॉडी को पूरी तरीके से कंज्यूम कर लेता है। वहाँ पर डोमा कहता है कि वह लड़की तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी तो थी, साथ ही में बहुत ही भी ज्यादा अच्छी भी थी, लेकिन हम ज्यादा टाइम साथ में स्पेंड नहीं कर पाए क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन देखो आज का दिन कितना ज्यादा अच्छा है, भगवान ने मेरे लिए एक और स्वीट डिश भेज दी है। और वह यह सब कहता है शिनोबू की हेयर पिन को चाटते हुए। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैप्टर 152 पर अकाजा की मौत हो जाती है और डोमा की फाइट फिर से वहाँ पर रिज्यूम होती है। उसके ठीक बाद से जब डोमा को यह रियलाइज होता है कि अभी अभी अकाजा मारा गया है, लेकिन डोमा को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उसका दोस्त अकाजा मरा है या फिर जिंदा है, क्योंकि उसकी बैक स्टोरी से हमें इतना तो पता चल ही गया था कि उसके अंदर कोई भी इमोशंस है ही नहीं। तो वह अपनी इस फाइट को वहाँ पर कंटिन्यू करते हुए अपने सामने खड़ी लड़की का नाम पूछता है, जिस पर उसके सामने खड़ी लड़की जो कि काफी ज्यादा डैमेज ले चुकी थी, वह लड़खड़ाते हुए कहती है कि उसका नाम है सुरुई कनाओ और वह कोचो कनाए और कोचो शिनोबू की छोटी बहन है। जिस पर डोमा कहता है कि उसे देखकर लगता तो नहीं कि वह लोग ब्लड रिलेटेड है, खैर उसे क्या ही फर्क पड़ता है, उसे तो सिर्फ लड़कियां ही खानी है जो कि काफी ज्यादा डिलीशियस होती हैं। और डिलीशियस से उसे याद आता है कि उसका दोस्त अकाजा जो कि लड़कियों को खाने से सख्त खिलाफ था, जबकि डोमा के हिसाब से उसे लड़कियों को खाना चाहिए क्योंकि उनमें ज्यादा न्यूट्रिशनल कंटेंट होता है। लेकिन अकाजा कहाँ मानने वाला था, ऊपर से मास्टर ने भी उसे स्पेशल परमिशन दे रखी थी कि वो जिसे चाहे वो उसे खा ले और जिसे चाहे उसे ना खाए। वैसे भी मास्टर मुजान उसे रेंडम मिशन पर नहीं भेजते थे, वह उसे स्पेशल मिशन पर ही भेजते थे। और फिर डोमा वहाँ पर अकाजा की मौत पर रोने लग जाता है कि अब उसका कोई भी दोस्त नहीं है, जिस पर कानाओ काफी ज्यादा सीरियस होकर कहती है कि झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है और वह यह चीज आसानी से बता सकती है कि उसके अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है। कानाओ कहती है कि सभी लोगों के जन्म के साथ उनमें कई सारी फीलिंग्स होती हैं, जैसे हैप्पीनेस, जेलसी, सैडनेस एंड एंगर, लेकिन डोमा इनमें से कुछ भी नहीं समझ सकता। हालांकि डोमा काफी ज्यादा स्मार्ट है, तो उसे पता है कि कैसे इमोशंस को छुपाया जा सकता है और फेक फीलिंग दिखाई जाती है। कानाओ वहाँ पर कहती है कि जब डोमा कुछ भी फील नहीं कर सकता तो वही फालतू की एक्टिंग क्यों करता है। वह कहती है कि डोमा अंदर से पूरी तरीके से खोखला है एंड यहाँ तक वह कह देती है कि डोमा आखिर पैदा भी क्यों हुआ। एंड इस टाइम पर डोमा काफी ज्यादा सीरियस हो चुका था। वो कहता है कि मैंने कई सारी लड़कियों को मारा है और उनसे बातें भी करी है, लेकिन मैं कभी भी तुम जैसी लड़की से बोलना भी नहीं चाहता जो कि इतनी ज्यादा सुंदर होने पर भी इतनी कड़वी बातें करती है। कानाओ इस चीज पर कहती है कि वह उससे इतनी ज्यादा नफरत करती है कि उसके मुंह से सच ही निकल गया। इस पर डोमा कहता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं इतना भी स्मार्ट नहीं हूँ और बात रही कि मैं पैदा भी क्यों हुआ तो तुम एक काम ही करो, मुझे मार ही दो, अगर मार सकती हो तो मार दो। लेकिन तभी सडनली वहाँ डोमा कानाओ के पीछे आकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन कानाओ न केवल उसके अटैक को डॉज करती है, उसके अटैक पर भी एक स्लैश मार देती है। डोमा उस पर हमला करता है, लेकिन वह अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से डोमा से फिर से बचने में कामयाब हो जाती है। और सिर्फ यही नहीं, उस पूरे कमरे में डोमा का ब्लड इमनाट फैला हुआ था। कानाओ ने भी अभी तक इसे इनहेल नहीं करा था, मतलब वो प्रॉपरली सांस भी नहीं ले रही थी। फिर कानाओ मन ही मन में सोचने लगती है कि उसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, घबराहट में उसके हाथ अपने आप ही जूझ रहे हैं और डोमा की वो खतरनाक इमेज वो उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। लेकिन उसे डोमा पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि मानो उसकी बॉडी जल रही हो सिर्फ डोमा को मारने के लिए। तभी वह डोमा के सामने चिल्लाती है कि वह उससे बहुत ही ज्यादा नफरत करती है क्योंकि डोमा ने उसकी फैमिली को मार दिया था। फिर कानाओ वहाँ पर यूज करती है फ्लावर ब्रीदिंग, 5th फॉर्म, पियानी और फर्टिलिटी, और वह रैपिडली वह डोमा पर कई सारे हमले भी कर देती है, जिसके जवाब में डोमा यूज करता है ब्लड डीमन टेक्निक, स्नोफॉल इन अ विल्टेड गार्डन, जिससे बहुत ही आइस की मजबूत किए कई सारे लेयर्स डोमा के सामने बन जाती हैं ताकि वह उसे प्रोटेक्ट कर सके। लेकिन कानाओ अपने फ्लावर ब्रीदिंग के 2nd फॉर्म से सभी को वहाँ पर तोड़ देती है। डोमा समझ जाता है कि भले ही ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल नहीं है,
लेकिन फिर भी इसकी एनालिटिकल स्पीड और आंखों की तेजी बहुत ही ज्यादा है, इसलिए वह कनाओ की आंखों पर हमला करता है। लेकिन ऑफ कोर्स कनाओ उसे डॉज कर लेती है और फ्लावर ब्रीदिंग के 6 फॉर्म से वह डोमा के ऊपर फिर से अटैक करती है। कनाओ यूज करती है फ्लावर ब्रीदिंग के 6 फॉर्म स्वेलिंग पिच को, और कनाओ जो कि फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड के साथ डोमा पर हमला करती है, उससे डोमा काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वह समझ जाता है कि कनाओ कोई भी आसान शिकार नहीं है। तभी डोमा यूज करता है अपने ब्लड डिमन आर्ट लोटस वाइन को, और वो कई सारे बर्फ के बने हुए लोटस से कनाओ पर हमला करता है, जिसके जवाब में कनाओ उन सभी को काट देती है। इससे पहले कि कनाओ अपने आप को संभाल पाती, डोमा अपना दूसरा अटैक व्हाइट ब्लिजार्ड प्रिंसेस को रिलीज कर देता है। कनाओ इस अटैक को बेयरली ही डॉज कर पाती है, और तभी डोमा ऊपर की तरफ से विंटर आर्टिकल से अटैक कर देता है कनाओ के ऊपर। एंड इन सभी अटैक से बचने में कनाओ को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, और तभी डोमा इस चीज को भी मेंशन करता है कि उसे सिर्फ क्लोज कॉम्बैट में ही हराया जा सकता है, दूर से वह अपनी पावर्स को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यूज कर सकता है। और तभी एक सेकंड के लिए डोमा गायब हो गया था, लेकिन जब वह वापस से अपीयर होता है तब उसके हाथ में कनाओ की नीचिरन ब्लेड होती है, और कनाओ यह देखकर वहाँ पर शॉक्ड ही रह जाती है। और फिर डोमा कनाओ पर टेंट मारते हुए कहता है कि उसे अपनी तलवार को थोड़ा टाइट पकड़ना चाहिए, और इसी के साथ वह कनाओ से कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो इसे लेकर दिखाओ। तभी डोमा ब्लड डिमन टेक्निक लोटस स्कैटर्ड यूज कर देता है, और यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल और इतना ज्यादा फास्ट था कि कनाओ उसे डॉज करने की जगह कम से कम डैमेज होने वाले स्पॉट को ढूंढती है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर कई सारे कट लग जाते हैं। एंड तभी इस फाइट में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आता है, जब हमारे लॉर्ड इनोस के रूफ को तोड़ते हुए सीधा डोमा के रूम के अंदर ही एंटर कर जाते हैं, और सभी को सावधान होने के लिए कह देते हैं। तभी इनोस के यूज करता है बीस्ट ब्रीदिंग 5th फैंग मेड क्विल, जिससे वह डोमा के अटैक को पूरी तरीके से काट देता है, एंड वह कनाओ को भी वहाँ पर बचा लेता है। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सामने खड़ा डोमा को जूम कर इनोस को देखता है, एंड वह अनाउंस कर देता है कि सामने खड़ा डीमन अपर मून 2 है, और इनोस के ही वह बंदा होगा जो कि उसे हराएगा और फाइनली एक हासिरा बन जाएगा। डोमा मन ही मन बोलने लगता है कि वो कौन सा उसकी आइडेंटिटी छुपा रहा था, और डोमा मन ही मन सोचने लगता है कि ये बंदा तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। फिर इनोस के कनाओ की तरफ देखता है, एंड वह कहता है तुम्हें तो बहुत ही ज्यादा चोट लगी है, अगर यह बात सुनोबू को पता चल गई तो वह बिल्कुल भी खुश नहीं होगी। जिस पर कनाओ कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करती, और साथ ही में वह दुखी भी हो जाती है, और इससे इनोस के समझ जाता है कि सुनोबू मारी जा चुकी है, और यह बात पता चलते ही इनोस के पूरी तरीके से सीरियस हो जाता है। डोमा जो कि दूर खड़ा उनकी बातों को सुन रहा होता है, एंड वह कहता है कि किसने कहा सिनोबू मारी जा चुकी है, वह तो मेरे अंदर समा चुकी है और अब वह हमेशा के लिए अमर हो चुकी है, क्योंकि जिसे भी मैं खाता हूँ वह मेरी बॉडी का ही एक पार्ट बन जाते हैं और हमेशा के लिए ही अमर हो जाते हैं। जिसके बाद इनोस्के को सिनोबू की याद आती है कि उसे एक प्रिंकी प्रॉमिस किया था कि इनोस्के उसके बैंडेज को नहीं निकालेगा जो कि सिनोबू ने उसे लगाया था। इनोस्के वहाँ पर सीरियस होकर कहने लगता है कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और डायरेक्टली इनोस्के डोमा के ऊपर हमला कर देता है, और कनाओ उसे वार्न करती है कि डोमा के बनाए हुए एयर को वह बिल्कुल ही इनहेल मत करना, लेकिन इनोस्के कौन से सुनने वाला था, इसलिए वह यूज करता है बीस्ट ब्रीदिंग 4th फैंग, और वह डोमा पर कई सारे स्लेसेस का अटैक कर देता है, जिस पर डोमा इनोस्के का मजाक उड़ाता है क्योंकि उसकी तलवार टूटी हुई थी और उसके फाइटिंग का कोई भी स्टाइल नहीं है, वो तो बस एक जंगली है जैसे तलवारों को चला रहा था। डोमा इनोस्के के गले पर हमला करता है, लेकिन इनोस्के अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का नमूना दिखाते हुए उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है, और इनोस्के डायरेक्टली कनाओ के पास जंप लगा देता है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इनोस्के ने यह सरप्राइज अटैक इसलिए करा था ताकि वह कनाओ के ब्लेड को वापस ला सके। डोमा इस अटैक से थोड़ा सा चिढ़ जाता है, इसलिए वह इनोस्के के पास जाता है और अपने फैंग से उस पर हमला कर देता है, और इनोस्के भी अच्छी टक्कर देते हुए उस अटैक को डिफेंड कर देता है, और अपने अनप्रेडिक्टेबल मूव्स की वजह से वह डोमा के पेट पर एक लात मार देता है। फिर फुल स्पीड में इनोस्के डोमा की तरफ बढ़ने लगता है, और डोमा के पास पहुंचने से पहले ही वो अपने अटैक को लॉन्च कर देता है। डोमा यह चीज कैलकुलेट कर चुका था कि इनोस्के का अटैक उस पर नहीं लगेगा, लेकिन डोमा को असली झटका तब लगता है जब उसकी दोनों आंखें कट जाती हैं, क्योंकि इनोस्के ने यहाँ पर यूज किया था बीस्ट ब्रीदिंग 9th फैंग गॉड लाइटनिंग स्लाइसेस, जिसमें वो अपने पूरे हाथों के जॉइंट को डिसलोकेट कर लेता है और सेफ डिस्टेंस से अपने ओपोनेंट पर अटैक कर देता है। कनाओ इनोस्के के इस अटैक को देखकर पूरी तरीके से शॉक्ड हो गई थी, और तभी इनोस्के एक ही झटके में अपने सारे जॉइंट्स को वापस अपनी जगह पर ले आता है, एंड वह कहता है कि उसका निशाना बहुत ही ज्यादा कमजोर है, वह तो एक्चुअली में गले पर मारना चाहता था। और यह देखकर डोमा काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था, एंड वह कहता है कि मैंने अपनी
अपनी पूरी लाइफ में तुम जैसे फाइटर से कभी भी फाइट नहीं किया। इनोस्के कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि आज तक मेरे लेवल पर कोई पहुंचा ही नहीं है। इनोस्के यह सब बोल ही रहा होता है कि उसका मास्क एकदम से गायब हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि डोमा के हाथ में इनोस्के का मास्क होता है एंड वह कहता है कि बोर की चमड़ी ये तो बहुत ज्यादा पुरानी हो गई है और आखिर तुम्हें इन सड़ी हुई आंखों में से दिखता कैसे भी है। जिस पर इनोस्के गुस्से में अपने मास्क को वापस मांगता है। तभी डोमा को कुछ याद आता है एंड वह कहता है कि एक मिनट, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। डोमा इनोस्के से पूछता है कि क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं, जिस पर इनोस्के गुस्से में अपना मास्क वापस मांगता है। हालांकि डोमा को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होता है कि वो कब मिले थे। कानाओ इनोस्के को बोलती है कि डोमा बस तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए यह सब कह रहा है। लेकिन तभी डोमा अपने दिमाग में उंगली डाल लेता है और याद करने लगता है कि वह कौन सी मेमोरी थी जब वो इनोस्के से मिला था और उसे याद आता है कि एक लड़की आज से 15 साल पहले। डोमा को याद आता है कि एक 17-18 साल की यंग लड़की जिसे उसका हस्बैंड मेंटली तो परेशान करता ही था, साथ ही में वह उसे फिजिकली भी मारता था। इसलिए इन सबसे परेशान होकर उस लड़की ने अपना घर छोड़ दिया और न्यू बर्न बेबी को लेकर डोमा के आश्रम में पहुंचाई और डोमा ने भी उस लड़की को अपने इटर्नल पैराडाइज कल्ट में जगह दे दी। उसके पास कोई भी भाई बहन, माता पिता या कोई भी रिश्तेदार नहीं थे, इसलिए उसके पास कोई भी जगह नहीं थी जाने के लिए। जब डोमा ने उस लड़की की हालत देखी तब डोमा जैसे राक्षस को भी उस पर दया आ गया। उसका फेस और उसकी बॉडी पूरी तरीके से सूजी हुई थी और वह एक आंख से अंधी भी हो गई थी फिजिकली अब्यूज की वजह से। उस लड़की की आंखें और उसका चेहरा इतना ज्यादा खूबसूरत था कि डोमा जैसे इमोशनल लेस राक्षस को भी वह लड़की हमेशा के लिए याद रह गई। और इनोस्के का चेहरा उससे इतना ज्यादा मिलता है कि इस पूरी दुनिया में वही उसकी माँ हो सकती है। इस पर इनोस्के बोलता है कि बकवास बंद करो, मैं तो एक बोर का बेटा हूँ। जिस पर डोमा कहता है कि अगर तुम एक इंसान हो तो तुम्हें एक इंसान ने ही जन्म दिया होगा। इनोस्के फिर बिना सोचे समझे डोमा पर हमला कर देता है बीस्ट ब्रीदिंग सिक्स फैंग। लेकिन तभी डोमा कहता है कि तुम्हारा मुझसे मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं है और वह इनोस्के की छाती पर बहुत ही गहरी 2 कट मार देता है। कानाओ इनोस्के से कहती है कि प्लीज शांत हो जाओ, जो तुम्हारी ये गलती है तुम्हारी जान ले सकती है। डोमा फिर अपनी स्टोरी को कंटिन्यू रखता है और वह बताता है कि वह इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि डोमा उसे बिल्कुल भी खाना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर इतनी सुंदर लड़की अगर तुम्हारे साथ में होगी तो तुम्हें काफी अच्छा लगता है। लेकिन उस लड़की के पास सिर्फ सुंदरता ही थी, दिमाग बिल्कुल भी नहीं था। उस लड़की की आवाज काफी ज्यादा अच्छी थी क्योंकि वह हमेशा अपने बेटे के लिए एक पिंकी प्रॉमिस नाम की लोरी गाती थी। वह हमेशा गाने के लिरिक्स को थोड़ा सा बदल देती थी और हर बार एक नए गाने की तरह सरीला गाना गाती थी। तभी एकदम से इनोस्के की मेमोरी एक किक करती है और उसे थोड़ा थोड़ा याद आने लगता है कि वह पिंकी प्रॉमिस का गाना शिनोबू ने नहीं बल्कि उसकी माँ ने उसके लिए गाया था। डोमा बताता है कि उसका यूज करने का कोई भी प्लान नहीं था, इनफैक्ट वह तो उसके साथ हमेशा रहना चाहता था। लेकिन जैसा कि उसने बताया उस लड़की में बिल्कुल भी दिमाग नहीं था, उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा यह समझने में कि मैं अपने फॉलोअर्स को खाता हूँ। और जैसे ही उसे यह पता चला वो मंदिर से भाग निकली अपने बेटे से माफी मांगते हुए, क्योंकि उसकी माँ हमेशा गलत डिसीजन लेती थी। इनफैक्ट उसे भागते हुए यह भी याद नहीं था कि वह बिल्कुल ही गलत डायरेक्शन में भाग रही थी, इसलिए वह अपने बेटे को लेकर जंगल में कहीं घूम जाती है और बस अपने बेटे को एक ही चीज बोलते हुए रो रही होती है कि आई एम सॉरी। एंड वह जिस गांव में भागना चाहती थी वह उसे ढूंढ भी नहीं पा रही होती है और एक पहाड़ी के किनारे आकर रुक गई थी, क्योंकि डोमा उसका पीछा कर रहा होता है। तो वह बात जानती थी कि डोमा उसे मिलते ही मार देगा, इसलिए वह अपने बेटे से हजारों बार सॉरी कहती है और रोते हुए इनोस्के को नीचे पानी में फेंक देती है ताकि इनोस्के के जिंदा रहने का थोड़ा सा चांस बन जाए। वह अपने बेटे को पानी में बहते हुए देख रही थी, तभी वहाँ पर डोमा आ जाता है और एक ही झटके में उसे मार देता है। डोमा को पूरा यकीन था कि इतने ऊपर से गिरने के बाद वह बच्चा मर गया होगा, लेकिन उसे क्या पता था कि किस्मत या करवट लेने वाली है। डोमा कहता है कि उस लड़की के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ और डोमा वहाँ पर बताता है कि उसने उसकी आखिरी हड्डी भी चाट चाट कर खाई, क्योंकि वैसे भी अगर वो घर जाती तो उसका हस्बैंड उसे धीरे धीरे ही सही लेकिन मार देता। और डोमा वहाँ पर कहता है कि उस बेचारी लड़की की किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब थी। कानाओ वहाँ पर जोर से चिल्लाती है कि चुप हो जाओ, लेकिन डोमा वहाँ पर चुप नहीं हो रहा होता है। इनोस्के फिर पानी में से अपनी तलवार को बाहर निकालता है और वहाँ पर डोमा कहता है कि तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, जिसके बाद इनोस्के को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। एंड वह कहता है कि मेरी मॉम और मेरे दोस्त को रुलाने वाले डीमन ठीक मेरे सामने खड़ा है और वो डोमा से कहता है कि मुझे अपना पास्ट याद दिलाने के लिए थैंक यू, लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि नरक आखिरकार होता क्या है। डोमा इनोस्के से कहता है कि तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है, एक्चुअली में स्वर्ग और नरक जैसी कोई भी चीज होती ही
नहीं, ये तो बस इंसान की बनाई हुई झूठी कहानी है। जबकि सच तो यह है कि जो भी अच्छा काम करने की कोशिश करता है हमेशा सारी दिक्कतें उसको ही उठानी पड़ती है। वही दूसरी तरफ जो लोग सिर्फ वही करते हैं जो वो करना चाहते हैं, अच्छे और बुरे का फर्क देखे बिना वही इस दुनिया में खुशी से रह पाते हैं। इनोस्के चिल्लाते हुए कहता है कि अगर नर्क नहीं होता तब भी वो डोमा के लिए एक नया नर्क क्रिएट कर देता, जिसके बाद वहाँ पर डोमा यूज करता है ब्लड डीमन आर्ट फ्रीजिंग क्लाउड, जिससे हर जगह बर्फ के क्लाउड बन जाते हैं। इससे बचने के लिए इनोस्के यूज करता है बीस्ट ब्रीदिंग 10th फॉर्म सर्कुलस फैंग, और वो अपनी तलवार को पंखे की तरह घुमाकर सारे क्लाउड्स को खुद से दूर कर देता है। तभी कनाओ डोमा पर पीछे से हमला कर देती है, लेकिन डोमा उस अटैक को आसानी से देख लेता है, इसलिए वह अपने फैंग से कनाओ को पानी में फेंक देता है। तभी डोमा हवा में कूदता है और छत पर जाकर खड़ा हो जाता है। इनोस्के उसे नीचे बुलाता है और डोमा से पूछता है कि कहीं तुम्हें मुझसे डर तो नहीं लग रहा, जिसके जवाब में डोमा कहता है कि अकाजा मारा जा चुका है और अब उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है यहाँ पर वेस्ट करने के लिए। इसलिए डोमा अपने ब्लड डीमन आर्ट से एक क्रिस्टल मिको डॉल बना लेता है और वो डॉल से कहता है कि इन बच्चों के साथ तुम खेलो, मुझे थोड़ा काम है। एंड वो डॉल जमीन पर लैंड करती है और इनोस्के कनाओ पर हमला करना शुरू कर देती है। यहाँ पर डोमा उन दोनों को बताता है कि यह डॉल मेरे जितना ही पावरफुल है, और इतना कहकर डोमा वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी इनोस्के जोर से चिल्लाता है कि आखिर तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो। लेकिन कनाओ उसे बैटल पर ध्यान देने के लिए कहती है, क्योंकि ये मिको डॉल इनोस्के के जस्ट सामने आकर उसके ऊपर हमला कर देती है। फिर डोमा वहाँ पर नोटिस करता है कि इनोस्के तो ब्रीथ ही नहीं कर रहा और बिना सांस लिए वो इतनी कमाल की टक्कर दे रहा है। तभी मिको यूज करती है व्हाइट ब्लिजार्ड प्रिंसेस और पूरे कमरे में आइस फॉग फैला देती है। इनोस्के इस हमले से बचने के लिए भागने लगता है एंड डोमा जाने से पहले जस्ट नोटिस करता है कि यह बंदा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसकी फाइटिंग स्टाइल भी बहुत ही अलग है, शायद इसे और थोड़ा ऑब्जर्व करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। डोमा इनोस्के की सारी टेक्निक्स देखना चाहता था और इसलिए वह अपने अटैक्स को थोड़ा और पावरफुल बना देता है। फिर डोमा एक और अपनी डॉल को बना देता है ताकि यह खेल जल्दी से खत्म हो जाए और वह मास्टर मुजान की कुछ मदद कर सके। डोमा की नई डॉल आते ही विंटर आइसिकल का अटैक कर देती है, जिससे इनोस्के और कनाओ दोनों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और इनोस्के की कई बॉडी पार्ट पर तो कट भी लग गए होते हैं। और यह देखकर इस फाइट से डोमा का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है एंड वो समझ जाता है कि ये दोनों भी नॉर्मल डीमन स्लेयर्स ही हैं। इसलिए वह बाहर जाने के लिए अपने रूम के गेट तक पहुंच जाता है और तभी एकदम से उसकी बॉडी मेल्ट होना शुरू कर देती है और इससे अपर मून 2 बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और मेल्ट होती हुई बॉडी के साथ वह एकदम से जमीन पर गिर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक को, जहाँ पर शिनोबू कनाओ को अपना मास्टर प्लान बताने वाली थी। शिनोबू कनाओ को बताती है कि अगर उनका सामना कभी अपर मून 2 से होता है तो शिनोबू खुद मारी जाएगी और डोमा के द्वारा खा ली जाएगी। और यह सुनते ही कनाओ काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है एंड वे कहती है कि इससे बेहतर होगा अगर हम उससे साथ मिलकर लड़े और मार दे। शिनोबू कहती है कि यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक अपर मून लगभग 3 हाशिरा के जितना पावरफुल होता है और जहाँ तक उसे इन्फॉर्मेशन मिली है अपर मून 2 को लड़कियों से एक बहुत ही अलग ऑब्सेशन है। शिनोबू जानती थी कि अगर वो डोमा से लड़ेगी तो वो डेफिनेटली मारी जाएगी, इसलिए उसने एक प्लान बनाया और पिछले 1 साल से शिनोबू विस्टेरिया पॉइजन कंज्यूम कर रही थी और धीरे धीरे कर उसने अपनी बॉडी में काफी ज्यादा पॉइजन इंजेक्ट कर लिया था। यहाँ पर शिनोबू बताती है कि उसकी तलवार में सिर्फ 37 ml वेजिटेरिया पॉइजन ही आ पाता मैक्सिमम, लेकिन अभी इस पॉइंट तक शिनोबू की बॉडी में 37 किलो पॉइजन है, जो कि एक अपर मून को कमजोर करने के लिए काफी है। हम देखते हैं कि डोमा की बॉडी अब मेल्ट होने लगी थी और उसका रीजनरेशन भी अब रुक चुका होता है और तभी एकदम से उसकी आइस डॉल्स भी टूट जाती हैं। कानाओ, जिसे शिनोबू का प्लान पहले से ही पता था, वह इनोस्के से कहती है कि अभी टाइम आ गया है डोमा का गला काटने का, और कानाओ को खुद भी पता नहीं होता कि यह प्लान काम करेगा या फिर नहीं। इसलिए कागाओ ओब्याशिकी शिनोबू को इस मामले में लेडी तमाओ की मदद लेने के लिए कहते हैं। शिनोबू कनाओ को बताती है कि एक बार अगर पॉइजन ने काम करना शुरू कर दिया तो ये कनाओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डोमा को खत्म करने का। इसलिए कनाओ अपनी पूरी ताकत लगाकर डोमा पर हमला कर देती है ताकि शिनोबू का सेक्रीफाइस वेस्ट ना जाए। जैसे ही इनोस्के और कनाओ और डोमा पर हमला कर देते हैं, तभी डोमा अपना फाइनल मूव अनलीज करता है, फ्रोजन लिली बौद्धिस्ट तत्व, जिससे एक आइस का बौद्ध स्टैचू क्रिएट हो जाता है और यह बुद्ध स्टैचू बहुत ही ज्यादा पावरफुल था एंड यह स्टैचू बिना टाइम वेस्ट किए इनोस्के और कनाओ पर हमला कर देता है। कनाओ यह बात जानती थी कि अभी वो लोग पीछे हटे तो डोमा के पास बहुत ही ज्यादा टाइम हो जाएगा रिजनरेट करने के लिए, और अगर वो लोग ज्यादा पास रहे और उन्होंने फॉग को इनहेल कर लिया तो वैसे भी वह लड़ नहीं पाएंगे। ऐसे टाइम पर कनाओ अपनी लास्ट स्टेप को यूज करती है, जो कि उसे यूज करने से मना किया था शिनोबू ने, क्योंकि वह
अटैक को यूज करते हुए परमानेंटली ब्लाइंड हो सकती है, क्योंकि आंखें काफी ज्यादा सेंसिटिव होती हैं और उनका ब्लड वेसल काफी ज्यादा पतला होता है। तो अगर इतना ज्यादा प्रेशर आई बॉल पर पड़ेगा तो श्योरली वो ब्लाइंड हो जाएगी। बट कनाओ का यह सेक्रीफाइस बहुत ही ज्यादा छोटा होगा शिनोबू के सेक्रीफाइस के सामने, इसलिए वह यूज करती है फ्लावर ब्रीदिंग स्कारलेट स्पाइडर लिली, जो कि फ्लावर ब्रीदिंग का फाइनल फॉर्म है, और इससे कनाओ की आंखें पूरी तरीके से ब्लड से भर जाती हैं और वो इसे ज्यादा लंबे टाइम तक यूज नहीं कर सकती। तभी वो देखती है कि बुद्धा स्टैचू ने इनोस्के को पकड़ रखा है और वह बस उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी कनाओ स्टैचू पर हमला कर देती है और स्टैचू के हाथ को ही काट देती है, जिससे इनोस्के फ्री हो जाता है। और कनाओ का अगला टारगेट था दुमा का गला, और जैसे ही वह उसके ऊपर हमला करने वाली थी, बुद्धा का स्टैचू का मुंह डायरेक्टली कनाओ के पीछे आ जाता है और उसके ऊपर अपने फैंग से अटैक कर देता है, जिससे कनाओ आधे से ज्यादा जम जाती है और दुमा का गला काटने से पहले ही उसकी तलवार वहाँ पर रुक जाती है। तभी इनोस्के यूज करता है उसकी ब्रांड न्यू टेक्निक स्वॉर्ड थ्रोइंग स्लाइसेस, जिसमें वह अपनी तलवार को पूरी पावर के साथ कनाओ की तलवार पर फेंक देता है। एंड फाइनली वही होता है जिसका हम सभी को इंतजार था। इनोस्के की तलवार के कांटेक्ट में आते ही कनाओ दुमा का सर धड़ से अलग कर देती है। दुमा को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसका सर अभी कट चुका है। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि इतने कमजोर डिमन स्लेयर उसे हरा देंगे। हालांकि दुमा अभी तक हार नहीं मान रहा होता है और उसका मानना था कि उसका सर अकाजा और मुजान की तरह कटने के बाद भी वह फाइट को कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन जैसे ही दुमा का सर कटकर जमीन पर गिरता है, उसकी बॉडी और उसका सर डिसइंटीग्रेट होने लगता है और जल्द ही वह समझ जाता है कि अब उसका टाइम आ चुका है। उसके मरने के ठीक पहले उसे उसका बचपन याद आता है। बचपन में दुमा के सामने ही उसकी मॉम ने उसके दादा को मार दिया था, क्योंकि उसका दादा फीमेल फॉलोअर के साथ बहुत ही ज्यादा फ्लर्ट करता था। जब दुमा की मॉम उसके दादा को मार रही थी, तब दुमा के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है कि प्लीज मेरे कमरे को गंदा मत करो और कहीं बाहर जाकर एक दूसरे को मारो। हालांकि उसके कुछ टाइम बाद दुमा के मॉम ने भी सुसाइड कर लिया था, लेकिन दुमा उसके पेरेंट्स के बारे में भी एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा। दुमा वहाँ पर बताता है कि वह 20 साल की उम्र में एक डीमन बन गया था और वह लगभग 100 सालों से डीमन बना ही है, लेकिन अभी तक इंसानों के इमोशंस के बारे में दुमा को कुछ भी पता नहीं था। जिसके बाद हम एक आफ्टर लाइफ का सीन देखते हैं, जहाँ पर शिनोबू के हाथों में डोमा का सर होता है। शिनोबू डोमा से कहती है कि फाइनली तुम मार जा चुके हो और अब मैं चैन से मर सकती हूँ। डोमा उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम शिनोबू है या फिर कनाओ, जिस पर शिनोबू कहती है कि तुम्हें नाम याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमसे घिनौना जीव मैंने आज तक नहीं देखा। डोमा उसे बताता है कि वह पॉइजन इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसे पता भी नहीं चला और वह पॉइजन उसके खून में पूरी तरीके से मिल गया। इस पर शिनोबू बताती है कि उस पॉइजन को तैयार करने में लेडी तमायो ने उसकी मदद की थी। तभी एकदम से डोमा कहता है कि मुझे तुम्हें देखकर कुछ फील हो रहा है। मेरा जो दिल है वो टेक्निकली अभी एग्जिस्ट नहीं करता एंड वो काफी तेजी से धड़कने लगा है। इसलिए वो शिनोबू से पूछता है कि क्या यह प्यार है, और एकदम से डोमा को यह रियलाइज हो जाता है कि स्वर्ग और नर्क जैसी चीजें शायद से एग्जिस्ट करती हैं। जिस पर शिनोबू डोमा को गाली देती है और वह कहती है कि बेहतर होगा तुम जल्दी से नरक चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें और भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ इनोस्के, जहाँ पर डोमा डिसइंटीग्रेट हुआ था, वहीं पर खड़ा होकर अपनी जीत का ऐलान कर देता है। इस पॉइंट पर इनोस्के इतना ज्यादा कमजोर हो गया होता है कि वह जमीन पर गिर जाता है और तभी एकदम से उसे तांजीरो की बात याद आती है कि सभी की माँ होती है, पर उस टाइम तक तो लगता था कि उसकी कोई भी मॉम नहीं है, वो तो बस एक बोर के झुंड में से ही एक है। लेकिन तांजीरो उसे यकीन दिलाता है कि तुम एक इंसान हो और इसलिए तुम्हें इंसान ने ही जन्म दिया है। इनोस्के का मानना यह था कि अगर कोई उसकी मॉम है भी तब भी उन्होंने इसको छोड़ दिया। जिनेसु इस पर कहता है कि अगर तुम्हारी मॉम ने तुम्हें छोड़ दिया है तो जरूर उनकी कुछ मजबूरी होगी, तभी तो उन्होंने तुम्हें एक नाम दिया है। जिस पर इनोस्के कहता है कि अगर मेरी मॉम को मेरी कोई जरूरत नहीं है तो मुझे भी मॉम की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन तांजीरो उसे ऐसा कहने से मना करता है एंड वह कहता है कि मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी मॉम तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती होगी। और इस पैनल में हम लोग देख सकते हैं कि इनोस्के को उसकी रियल मॉम की याद आने लगती है और उन्हीं को याद कर वह वहाँ पर रोना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कनाओ को, जो कि शिनोबू का हेयर क्लिप ढूंढ रही होती है एंड वह यह चीज भी नोटिस कर लेती है कि उसकी राइट आई अब काम नहीं कर रही। कनाओ अपनी बड़ी बहन से माफी मांगती है और तभी कनाओ को याद आता है उस टाइम जब उन दोनों की बड़ी बहन कानाए मारी गई थी और उसके फ्यूनरल पर शिनोबू बहुत ही ज्यादा रो रही थी। उस टाइम कनाओ को भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है और वो भी रोना चाहती थी, लेकिन वह रो नहीं पाती क्योंकि इससे पहले उसने कभी भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करा था। कनाओ अपने सारे दोस्त को थैंक यू बोलती है और अपनी दोनों बड़ी बहनों से माफी मांगती है और
और तभी शिनोबू और कानाए दोनों खुश होते हुए उसके सर पर हाथ रखते हैं और वह मन ही मन बोलते हैं कि तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया। लेकिन जैसे ही कानाओ ऊपर देखती है वहाँ पर कोई भी खड़ा नहीं होता, जिसके बाद हम एक आफ्टर लाइफ का सीन देखते हैं जहाँ पर शिनोबू अपनी बड़ी बहन कानाओ के साथ फाइनली अपने पेरेंट्स से मिलती है और वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश थे। कानाओ जिसके हाथ में उसकी बड़ी बहन की हेयर क्लिप थी वो फाइनली अपने इमोशन को एक्सप्रेस करती है और वह वहाँ पर रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं तांजीरो को, जो कि अकाजा के साथ जैसे ही फाइट करता है वह वहाँ पर बेहोश हो जाता है और तभी उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि उसने कहीं से जलने की खुशबू आ रही होती है। तांजीरो सबसे पहले देखता है कि गियू आग जलाकर अपनी तलवार को गर्म कर रहा होता है, जो देखकर तांजीरो हैरान हो जाता है। गियू उसे बताता है कि बैंडेज बांधने के बाद भी उसका खून नहीं रुक रहा था, इसलिए अब अपने घाव को जला रहा है ताकि ज्यादा खून ना निकले और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे घाव को भी भर सकता हूँ। जिस पर तांजीरो झिझकते हुए कहता है हाँ। फिर गियू तांजीरो से कहता है कि यह फाइट तो सिर्फ शुरुआत थी, फाइनल फाइट तो मुजान से ही होगी और मुजान से पहले उन्हें अपर मून 1 और अपर मून 2 से भी लड़ना होगा और ऑब्वियसली यह इतना आसान नहीं होगा। लेकिन तभी वहाँ पर एक मैसेंजर क्रो आ जाता है जो कि सभी को बता देता है कि कानाओ, इनोस्के और शिनोबू ने अपर मून 2 को मार दिया है और अभी इनोस्के और कानाओ की दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं नाकिमे को, जो कि अब अपर मून 4 बन चुकी है। उसकी फाइट शुरू हो जाती है मित्सुरी और ओबनाई के साथ और यह फाइट बहुत ही कांटे की टक्कर वाली थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं म्यूचिरो और ग्यूमे को, जो कि मुजान के काफी ज्यादा क्लोज थे। तभी इन्फिनिटी कासल म्यूचिरो और ग्यूमे को अलग कर देती है और बहुत ज्यादा दूर जाकर एक कमरे में फेंक देती है और उस कमरे में एक अपर मून ऑलरेडी था, अपर मून 1। अपर मून 1 म्यूचिरो को देखकर कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा जाने पहचाने लग रहे हो और इसी पैनल के साथ इन्फिनिटी कासल पार्ट 2 डोमा फाइट यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको यह जो फाइट है वो कैसे लगी। तो चलो मिलते हैं ऐसे ही और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।